बड़ा वलप्चुअस था। वो इन चीज़ों को खुद ही बड़ा लाइक करता था। फ्रेंच लिटरेचर से मुतासर था। फ्रेंच जो था वो ज़्यादा था ही रोमांस बेस्ड लिटरेचर उनके पास है, और ये सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, रोमांस और लव और सेक्सुअल और सेंसुअल चीज़ें ज़्यादा उधर से आई हैं। जॉन मिल्टन भी इसी एज का राइटर है, और इसने ऑन द ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ये सारा कुछ लिखा था। लेकिन इसको इतनी एडमिरेशन उस एज में इसलिए नहीं मिली कि क्योंकि ये प्योरिटन था। लेकिन जो इंटेलिजेंसी होती है वो खुद बोलती है, तो इसके वर्क को लेटर सबसे ज़्यादा एडमायर किया गया। इसको कोई इसके लेवल पे नहीं पहुंच सका जिस तरह का इसने ब्लैंक वर्स में लिखा और जितना इसने ज़बरदस्त लिखा। विलियम विचरले जो है, इसका वर्क जो है ये इसने लिखा है। जैसे इसमें है लव इन अ वुड। अब लव इन अ वुड से आप खुद अंदाज़ा कर लें, वुड का मतलब होता है जंगल, तो इसमें भी रोमांस वगैरह इसी तरह की चीज़ें दिखाई। यानी जो ऐसा लिखेगा, चार्ल्स टू की डिमांड ये थी कि वलप्चुअस ज़्यादा हो। वो खुद एक वलप्चुअस सेक्सुअल किंग था, तो ये लिटरेचर भी वैसा ही प्रोड्यूस करते रहे लोग उसको खुश करने के लिए। जेंटलमैन्स डांसिंग मास्टर, अब ये देखें, ये भी इसी तरह का टॉपिक है। उसके बाद कंट्री वाइफ। अब कंट्री वाइफ के अंदर भी यही है कि एक वाइफ है, वो फिर अनफेथफुल है, और वो इस चीज़ को बहुत लाइक करते थे। ये जो है इस तरह के बहुत टॉपिक पे लिखता था। ये आया था फ्रांस से, बेसिकली फ्रेंच लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। ये आया ही उधर से था ये राइटर। इसका नाम है विलियम विचरले, इसको नोट कर लें। इसका वर्क है द कंट्री वाइफ, ठीक है, और प्लेन। उसके बाद है जी द प्लेन डीलर। इसके वर्क जो हैं, वर्क से, इसके नामों से ही पता चल रहा है कि इसका वर्क जो है किस तरह का होगा। यहाँ पे एक लेडी है एफ्रा बेन जो है वो रिस्टोरेशन एज की बहुत ज़बरदस्त राइटर है। इसने लेटर बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारी फीमेल राइटर को इम्प्रेस किया, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, ठीक है। उसके बाद और फीमेल राइटर्स जो हैं वो इससे इम्प्रेस हुई। इसका नाम है एफ्रा बेन जो है वो लीडिंग आथर थी फीमेल के लिए उस एज में। ये मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक लिखी हैं उसकी। लीडिंग आथर ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन एज, ठीक है जी। चार्ल्स टू वाज अ लिबरल एंड द मॉडर्न पर्सन हैविंग लॉट ऑफ अफेयर्स। उसके अपने बहुत सारे अफेयर थे और उसकी बहुत सारी मिस्ट्रेस थी, और उसके अंदर से बहुत सारी औलाद थी, लेकिन कोई भी उसका लेजिटिमेट बच्चा नहीं रहा। ये सज़ा मिली उसे गॉड की तरफ से। ही हैड मैनी इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड अफेयर्स। जॉन ड्राइडन was the greatest literary figure. He brought heroic couplet and poetry, and later heroic couplet was used by the poet. तो पॉप ने इसको यूज़ किया। इसका स्नैपशॉट ले लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दिस वन एफ्रा बेन जो है ये फीमेल राइटर थी, और इसने बहुत सारी फीमेल राइटर को इसने इम्प्रेस किया। कॉमेडी, ये सारे वर्क हैं उस वक्त की जो करेक्टरिस्टिक है वर्क की। इस तरह की कॉमेडी ऑफ मैनर पे लिखा जा रहा था, हीरोइक कॉपलेट लिखा जा रहा था, सोशल लाइफ के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, फेथ के ऊपर, रिस्टोरेशन मोनार्ची के ऊपर, मोनार्की जो है वो आ गई थी, और रीओपनिंग ऑफ द थिएटर के ऊपर लिखा जा रहा था। फ्रेंच लिटरेचर से इम्प्रेस थे लोग, और 1660 से लेकर 1688 तक ये दौर है रिस्टोरेशन एज का। ये सारे टॉपिक जो हैं उनके मेन टॉपिक होते हैं। जो मैंने आपको डिटेल सेंड की है वो आपने एक दफ़ा पढ़नी है, उसके अंदर यही चीज़ें डिस्कस हुई। ये समझ लें कि उसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये आपको बताया हुआ। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगी। ये कॉमेडी ऑफ मैनर, इंसानों के ऊपर लिखा जा रहा था, उनके मैनर के ऊपर, उनके कल्चर के ऊपर, वे ऑफ बिहेविंग के ऊपर, उनके डीलिंग के ऊपर, रहन सहन, खान पान के ऊपर, और उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। ये था उसका उस दौर का वर्क। Ephra Behn was a playwright, poet, translator, and she was a woman in the world of the men and the staunch royalist. ये स्पाई भी इसने काम किया चार्ल्स टू की तरफ से, इंग्लैंड के स्पाई के तौर पर भी काम किया, यानी जसूस के तौर पर भी काम किया, और रॉयलिस्ट लेडी थी। रॉयलिस्ट का ये की फेवर करने वाली थी कि मोनार्की जो है वो रिस्टोर्ड रहनी चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए। ये उसकी फेवर करनी। बात बता देते हैं ना कि किंग जो हैं वो डिवाइन रूलर होते हैं, गॉड की तरफ से होते हैं, और इनकी सल्तनत बस हम गुलाम रहें, ये उस चीज़ की कायल थी। शी वॉज आल्सो द वुमेन ऑफ इंग्लैंड टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल राइटर। शी रोट टू द ओकेजन्स एंड रोट
मेक मनी, इसने पैसे के लिए अफराबैन जो है उसके अफेयर थे बहुत सारे, बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है, इसने 2 जो हैं अपने लवर रखे हुए, इसके लवर 1 एंड लवर 2, उन दोनों के साथ ये रहती थी। अफराबैन इसका नाम है, अफराबैन। वर्जीनिया वुल्फ को इसने मुतासर किया, इंस्पायर किया। अच्छा, एक और इस रिस्टोरेशन एज के अंदर है कि जैसे ही चार्ल्स II की डेथ होती है, चार्ल्स II के पास कोई वारिस नहीं है, उसका एक भाई था, उसका नाम था जेम्स II, ठीक है, रोमन कैथोलिक था। वो किससे मुतासर हो जाता है? रोमन से। और ये जैसे ही आता है, चार्ल्स II जैसे ही आता है, तो हम देखते हैं कि चार्ल्स क्रश करने लग जाता है उनको, प्योरिटन्स को। शायद वो अपने फादर का बदला लेना चाह रहा था, वो उनको क्रश करने लग जाता है, उनके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है। जेम्स II से भी सही तरह से गवर्नमेंट नहीं हुई। अल्टीमेटली इसी का दामाद जो होता है फ्रांस से, जो प्योरिटन होते हैं, वो हमला करते हैं इसके ऊपर। मैरी और विलियम उसका नाम। मैरी और विलियम जब इसके ऊपर हमला करते हैं तो 1688 में ये बगैर लड़े ही वहाँ से दौड़ जाता है। तो इस तरह उसको कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन। After the death of the Charles II, his brother James II selected as a king, and he was cult Roman Catholic. As he joined, he started crushing the Puritan. He was selected as a king on 1685, यानी ये 1685 में ये एक्सेप्ट हुआ, और कुछ ही सालों के बाद इसको उन्होंने उतार दिया क्योंकि ये वहाँ पे ठीक नहीं चला। And removed from the seat on 1688 and restored and restoration was finished. और restoration period जो है उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लें जी, रिस्टोरेशन पीरियड जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। द रिस्टोरेशन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर रफली लास्टेड 1660 से 1685, नोट कर लें। यानी 1660 से लेके 1688 तक इट बिगिंस विद द चार्ल्स II रिटर्निंग थ्रोन फ्रॉम द रूल्स और वेरियस गवर्नमेंट दैट रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1649 से 1659 आफ्टर द चार्ल्स I वाज एक्सिक्यूटेड। पीरियड 60 से 1700 तक अगर रफली वैसे लोग इसे जानते हैं कि ये रिस्टोरेशन का पीरियड है। और रिस्टोरेशन एज ड्राइडन एज भी कहा जाता है। मनार्की रिस्टोर हो गई थी, वो वापस आ गया है, वो नई इस्लाहात लेकर आया है, उसने स्टेज खोल दिए हैं, ड्रामा खोल दिए हैं, लोगों को आज़ादी दे दी है, सेकुलर स्टेट बना दिया है और लिबर्टियस बना दिया है, लोग सेक्सुअलिटी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और मोरालिटी को पीछे कर दिया उन्होंने, कॉमेडी और मैनर शो कर रहे हैं, उसमें अनफेथफुल वाइफ के ज़्यादा थीम ले रहे हैं। और वो कहते थे मज़ा ही नहीं आता कि जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना दिखाया जाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं डिस्कस हो रही हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ एज ये बड़ा ज़रूरी है पढ़ना, इसको ज़रा आप देख लें, बाकी आपने उधर से देखना है। सोशल और पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद थी विद द कम बैक द चार्ल्स II इंग्लैंड सोशल एंड पोलिटिकल रिलीजियस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द टू डेवस्टेटिंग इंसिडेंट द ग्रेट प्लैग ऑफ द लंडन। एक तो वो जो इस तरह के जब काम होते हैं तो बहुत बड़ा एक प्लैग आता है उनके ऊपर। ग्रेट फायर ऑफ लंडन डिड मच मोर हार्म टू द इंग्लिश लाइफ। और ये उससे W.J. लॉन्ग के वर्ड हैं, कहता है दो द किंग एंड द कोर्ट हाई सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड अरोज आवर डिस्गस्ट एंड द piety and the private life of the England remained honest and pure even to the worst day of the restoration। अब ये सारे मामला उस वक्त मौजूद थे। एक तो उसी दौर में हुआ फायर ऑफ इंग्लैंड, ये जो प्लेग ऑफ लंदन और फायर ऑफ लंदन हुआ, उससे बहुत सारे लोग मारे गए। ओपनिंग ऑफ द थिएटर के अंदर खुली चीज़ें जो वो चाहें वो कर सकते थे। राइज ऑफ द न्यू क्लासिसिज्म आया उसमें, और ये साथ क्रिटिक्स के रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं। उसके बाद इमिटेशन ऑफ द एंशियंट, आपने देखा होगा जो न्यू क्लासिकल एज था उसमें क्या हुआ था, जितने भी क्लासिकल राइटर थे उनको इमिटेट किया गया था। उन्होंने कहा था जो क्लासिकल कह गए हैं वो उन्होंने बिल्कुल बेस्ट फिट वर्ड कहे हैं इंसानियत के लिए, तो हमें उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे राइटर थे जैसे अलेक्जेंडर पोप था, and hence the ancient rules just seem to copy the nature and copy of is to copy them। to copy nature is to copy them, कहते हैं कि उन्होंने नेचर को बेस्ट फिट मैनर से कॉपी किया था एंशियंट ने, तो उनको कॉपी करना नेचर को कॉपी करना बराबर है, तो इसलिए ये उनको ही कॉपी करते थे। ये जो न्यू क्लासिकल थे ये क्लासिकल एज के राइटर को, एंशियंट ग्रीक के राइटर को कॉपी करते हैं। इन कंक्लूजन द रेस्टोरेशन पीरियड टू बी सीजन
to be seen as one of the transition. The glorious revolution of 1688 also brought about a new change in the social critical life. The restoration literature developed realisms and a whole literature was developed in a new style. American biologist E.O. Wilson's remark, there can be no purpose more inspiring than to begin the age of restoration, reviving and wondrous diversity of the life that still surround us. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये एक रियलिज्म की एज थी, और ये क्या थी? ऑब्जेक्टिव एज थी, न्यू एज थी, साइंटिफिक एज थी, सेकुलर एज थी। जबकि हम रोमांटिक एज में देखेंगे तो पोएट जो हैं वो दौड़ पड़ेंगे नेचर की तरफ, वो छोड़ देंगे इस तरह मैन सेंटर सोसाइटी को, किधर जाएंगे? नेचर की तरफ। ये नेचर से किधर आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिविटी की तरफ, वो इधर से इधर जाएंगे। ये इंसानों में आ रहे हैं, वो इंसानों से दूर भागते हैं। अब हम उनको पढ़ेंगे रोमांटिक एज को इंशाल्लाह, और साथ we'll learn some other thing as well. Let me share linguistic with you. यहाँ पे लिंग्विस्टिक की स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। Let me share. चाहिए देखें। Yes, student friend follower, you are listening to the voice of Sarvana. Our contact number is 0305631946. Dear student, आपको पता है कि PPSC इंग्लिश के पेपर के अंदर एक तो जनरल नॉलेज भी होता है, और साथ साथ लिंग्विस्टिक, पेडागोजी और इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ वो ज़रूर पूछते हैं। तो लेट्स डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज might be started by the imitation of the sound which early men and women heard around them that describe। कहते हैं जी लैंग्वेज के बारे में डिफरेंट लोगों के व्यू हैं, ये इस तरह स्टार्ट हुई, इस तरह स्टार्ट हुई। तो ज़्यादातर लोगों का व्यू ये है कि जो वो थियरी है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद द साउंड ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन अ फिजिकल एफर्ट कुड बी सोर्स ऑफ आवर लैंग्वेज डिस्क्राइब। द साउंड ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन अ फिजिकल एफर्ट कुड बी सोर्स ऑफ आवर लैंग्वेज डिस्क्राइब। हीव्स हू थ्योरी, हीव्स हू थ्योरी इसको कहते हैं। उसके बाद वो कहता है द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड द ग्लोस जेनेटिक। ग्लॉस जेनेटिक वो कहते हैं, ग्लोसोजेनेटिक इसको कहते हैं, ग्लोसोजेनेटिक। ना तो यानी नीचे और भी लिखा हुआ है जैसे बायोजेनेटिक, तो ग्लोसोजेनेटिक का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। Okay, human being can talk about their present, past and future. The property of language is called displacement. यानी आप यहाँ पे बैठे हैं, आप प्रेजेंट को भी डिस्कस कर सकते हैं, पास्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं, फ्यूचर को भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक एनिमल जो है उसकी लैंग्वेज बड़ी लिमिटेड है, वो डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप एक एनिमल को यहाँ से फैसलाबाद ले जाएं, अब फैसलाबाद में भी जाकर वो भूल जाएगा कि वो किधर से आया किधर से नहीं आया। लेकिन इंसान जो है वो अपना फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सब चीज़ों को देखता भी है और इन चीज़ों को डिस्कस कर लेता है। तो ये है करैक्टरिस्टिक एक ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज की, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद है। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग डिस्क्राइब। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि कैट, अब ये कैट जो है एक पंजाबी, सिंधी या कोई और स्पीकर के सामने कहें कि शायद उसे ना पता चले, वो कहेगा कैट, हम तो इसको बिल्ली कहते हैं। यानी बिल्ली और कैट जो है ये हमने नाम कैट को खुद दिए हुए, कैट को ये नाम क्यों दिए हुए? हमने खुद दिए। इंसान जो है, हमारी सोसाइटी इसको कैट कहती है, हमने कैट कहना शुरू कर दिया। तो इसके दरमियान और कैट के दरमियान जो रिलेशन है इसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। क्या कहते हैं? व्हाट इज आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मीन दैट वी हैव सिलेक्टेड चोजन मीनिंग आवर सेल्फ।
these are not confirmed by logic and reason. ये किसी लॉजिक और रीजन से हम इसको साबित नहीं कर सकते. मैं आपको कहता रहा हूँ कि ये बुक है, मैं कहता रहा हूँ ये बुक क्यों, हम बुक को किताब क्यों कहते हैं, ये कोई लॉजिक के साथ इसको मैं साबित नहीं कर सकता. ठीक है. It is arbitrariness in our society. Our people are unanimously they started calling it a tree and it is tree. Unanimously they calling it a book, it is a book. हम सारों ने मिलकर उसे मोबाइल कहा, वो मोबाइल. हम सारों ने ट्विटर का नाम ट्विटर रख दिया, वो ट्विटर. यानी हम सारे एक यूनिट पे एग्रीड हो गए हैं और हम सारे वन यूनिट मान के उसका नाम बस रख लिया. बस उसको किसी लॉजिक के साथ प्रूव नहीं कर सकते हैं कि भाई ये लाइन है तो ये लाइन हो सकता है. लाइन को अगर वो बोलता तो कहता मेरा नाम लाइन नहीं है, ये तो हमने उसका नाम रख दिया. तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी. ये किसी लॉजिक और रेशनलिज्म से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते. तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी. दैट इज द मैन गिवन मीनिंग. वी कैन अटर न्यू एंड द नॉवल वर्ड्स एंड सेंटेंस बट एनिमल्स कांट डिस्क्राइब विच प्रॉपर्टी. देखें, इसको कहते हैं वैसे प्रोडक्टिविटी, कि हम एक ही चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के बयान कर सकते हैं. मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, टेबल. मैंने सिर्फ एक वर्ड दिया, टेबल. आपने टेबल पे मुझे 400 वर्ड का आपने ऐसे लिख दिया. तो इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी. कि जनरेटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है. मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक चीज़ को, हम बढ़ा लेते हैं. अगर एक सेंटेंस मिल जाए तो ये ह्यूमन लैंग्वेज की ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट हैज़ प्रोडक्टिविटी. और एनिमल लैंग्वेज इट इज़ अ लिमिटेड. एनिमल की लैंग्वेज जो है वो बड़ी लिमिटेड है, वो ये ऐसा नहीं कर सकती. वी कैन डू दैट, हम कर लेते हैं. उसके बाद a little change in the sound can change the meaning. Describe which property human language? Discreteness. Describe which property human language. इसको कहते हैं discreteness. Little change in the sound can change the meaning. यानी हम एक चीज़ को variety of way से कह सकते हैं. वैरायटी, उसमें उसकी वैरायटी है हमारे पास. डिस्क्रीटनेस है, देयर आर लॉट ऑफ वैराइटीज़. लिटिल चेंज इन साउंड कैन चेंज द मीनिंग. एक छोटी सी एक चीज़ को हम उसके एलोफोन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसको उसकी साउंड को हम चेंज कर सकते हैं, उससे मीनिंग चेंज कर सकते हैं. इसको कहते हैं डिस्क्रीटनेस, वैरायटी है. उसके बाद जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन साउंड इज कॉल्ड द फोनेटिक्स. ये तो आपको पता ही है. The study of the movement of the speech organ in the articulation of the speech, or the study of the how the speech sound are called is called articulatory phonetics. ठीक है जी. उसके बाद is the study of the physical property of a language is called the acoustic phonetics. उसके बाद the study of the perception of the speech sound is called the auditory phonetics. इसके साथ perception होती है, उसको auditory phonetics. फ्रेंसिक का मतलब होता है ना, कहते हैं उसकी फ्रेंसिक रिपोर्ट आने वाली है. तो फ्रेंसिक का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द साउंड इन्वॉल्विंग द स्पीकर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डर. जब हम रिकॉर्डेड अटरेंस जो है उसका एनालिसिस करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको कहते हैं फ्रेंसिक. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स इज स्प्रेड अपार्ट एंड एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस बिटवीन द अनइम्पीडेड होता है बगैर रुकावट के, विदाउट एनी स्टॉपेज. इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं बोथ. यानी अनवॉइस भी कह लेते हैं, वॉइसलेस भी कह लेते हैं, दोनों कह सकते हैं. उसके बाद जी व्हेन देयर आर सम वाइब्रेशन इन अ वोकल कॉर्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग, उसको कहते हैं वॉइस्ड. ठीक है जी. देयर आर टोटल साउंड इन इंग्लिश 44 साउंड होती हैं. ठीक है. और इसमें मैंने आपको बताया था 44 साउंड में ऐसे होता है कि 44 साउंड हैं और 44 साउंड में 20 जो हैं वो वावल हैं और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं. टोटल नंबर ऑफ वावल कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश आर 24.
ठीक है।